जय हिंद साथियों मैं अपडेट लेकर आया हूं। आज हम दो खबरों पर ज्यादा फोकस करेंगे। कौन कौन सी दो खबर है? सबसे पहले हम समझ लेंगे कि कोल इंडिया में जो 19% एमजीबी की बात है, जिसमें डीपी की गाइडलाइन एक बहुत ही बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है, तो इसका कैसे निपटारा किया जाएगा और कब तक आपको पेमेंट मिलने के आसार है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। दूसरा है जो कोल इंडिया में जो अप्रेंटिस लड़के हैं उन्हें रोजगार से नहीं जोड़ा जा रहा है, स्ट्राइक हो रहा है जगह जगह पे, लेकिन नहीं हो रहा है। इनके बारे में सारी जानकारी समझेंगे और कैसे उन्हें रोजगार मिलेगी और क्यों नहीं मिल रही है, इन बातों में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कोल इंडिया में जो डीपी की जो मुद्दा है 19% एमजीबी के बारे में, ये क्यों नहीं मिल रहा है या इसमें विलंब क्यों हो रहा है। सबसे पहले आप देखिए कि जेबीसीसीआई का जो 11 में 19% एमजीबी की बात तय हुई थी, यह आप सबको पता है, सभी को खबर मिल गई थी। इसमें क्या है कि अब सिर्फ और सिर्फ डीपी ओनली फॉर की गाइडलाइन ही मुद्दा हो चुकी है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी तक जो कोल इंडिया कर्मचारीगण है सभी को पेमेंट मिल चुका होता, 11वां वेज बोर्ड लागू हो चुका होता, उस पर मोहर लग चुका होता और पेमेंट मिल चुका होता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, डीपी की गाइडलाइन भी मेन बाधा बनी हुई है। आप सबको पता है कि 3 जनवरी 2023 को इसकी 8वीं बैठक हुई थी, जेबीसीसीआई की 8वीं बैठक हुई थी, जिसकी जानकारी तो सभी को मिल गई, कोल इंडिया के मंत्रालय को मिल गई। आप लोगों ने देखा कि कोयला मंत्री का ट्वीट भी आया था, बधाई भी दिया था उन्होंने, सभी को जानकारी मिल गई। लेकिन एक लिखित के रूप में मिलना बहुत जरूरी है। तो लिखित के रूप में क्या हुआ था कि 9 और 31 जनवरी को कोयला मंत्रालय को पत्र लिखा गया था, जिसमें 19% एमजीबी की बात कही गई थी कि ये मुद्दा तय हुआ है, यूनियन के साथ मीटिंग हुआ है और इन सब इस पे बात तय हुई है। लेकिन अब आगे इसमें क्या हो गई है कि डीपी की दिशा निर्देश में बिना छूट मिले वेतन समझौता स्वीकृति मिलना संभव नहीं है। यानी एकदम 100% कंफर्म है, अगर डीपी में कोई फेरबदल नहीं किया जाए, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाए या उसमें कोई छूट नहीं दिया जाए, तो 19% जो एमजीबी की बात है ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो जब भी कोई समस्या आती है तो उसका समाधान भी उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं है, समस्या का समाधान भी होता है। तो इसमें कैसे आएंगे? तो हाल सबसे पहले मामला क्या है कि आप देख सकते हैं कि मामले में अगर कैबिनेट अथवा प्रधानमंत्री कार्यालय हस्तक्षेप करे तो बात बन सकती है। अगर कैबिनेट इसमें हस्तक्षेप करे और प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोई हस्तक्षेप किया जाए इस मामले में, और तो हो सकता है कि बात बन जाए, कोई छूट दिया जाए, कुछ बात बन सकती है। दूसरा क्या है, इस पे कुछ कार्य चल भी रहा है। क्या चल रहा है? मंत्रालय ने कर्मियों के ग्रेड E1 और अधिकारियों के E1 की तुलना का पूरा विवरण मांगा है। इस विवरण में क्या हुआ है कि जो कर्मी है उनके 10वें, 11वें और 12वें, यानी 10वें वेतन समझौता जो 1 जुलाई 2016 से हुआ था, जो 11वां वेज बोर्ड जो अभी बैठा हुआ है ये लागू नहीं हुआ है, बात हो चुकी है, ये भी 1 जुलाई 2021 से लागू होने वाली है रूल के हिसाब से। उसके बाद जो 12वां वेज बोर्ड बैठेगी उसमें क्या है, ये भी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। इसका विवरण मांगा है। साथ ही साथ अधिकारी के जो 1 जनवरी 2017 में जो लागू हुआ था, इन सभी का गणना मांगा गया है कि इस हिसाब से बताइए, क्योंकि अगर ये अभी 11वें में देते हैं, उसके बाद जब 12वां वेज बोर्ड होगा 1 जुलाई 2026 में, उस समय क्या रूल बननी चाहिए और कितना % तक दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं। 1 जनवरी 2017 में जो अधिकारियों का जो वेतन था, इन सब की गणना की जाएगी, उस हिसाब से उसमें कितना % छूट देना है, क्या देना है, नहीं देना है, एक बनेगा। उसके बाद अगर उसमें छूट मिलती है तो पेमेंट मिलेगा, नहीं तो अभी इसमें बहुत समय लगने वाला है। ऐसा नहीं है कि अप्रैल महीना में, मैंने वीडियो बनाया था कि उम्मीद लग रही है कि अप्रैल महीना में मिलेगा, लेकिन अब आसार नहीं दिख रहे हैं कि अप्रैल मंथ में पहली किस्त मिलने की कुछ संभावना है, क्योंकि अभी इसमें गणना की जाएगी। हो सकता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय इसमें हस्तक्षेप करे या कैबिनेट की तरफ से हस्तक्षेप हो और इसमें कुछ छूट मिल जाए तो शायद मिल सकता है, लेकिन अभी इसमें समय लगेगा। यानी अप्रैल माह से पहले किस्त मिलना तो फिलहाल संभव नहीं है। आगे क्या है कि इसमें जो है CMOAI ने भी सवाल उठाया है। उन्होंने भी कहा है कि कोल इंडिया ने क्या किया है, डीपी की जो 24 नवंबर 2017 को जो दिशा निर्देश जारी किया गया था, उसका भी उल्लंघन किया है। यानी CMOAI ने भी सवाल उठाया है कि कोल इंडिया ने इसका उल्लंघन किया, इस नियम का, उन्होंने इस नियम का पालन नहीं किया है। अब इसमें आते हैं कि आखिर ये सब हो गया, इसमें गलती किसकी है? 19% एमजीबी की बात कर रहे हैं, तो क्या 19% एमजीबी की जो बात कर रहे हैं, अगर हम जब 8वीं बैठक हुई, इतनी बार मीटिंग हुई, तो क्या कोल इंडिया की तरफ से या मंत्रालय की तरफ से या जो जेबीसीसीआई मीटिंग में बैठते हैं जो अधिकारीगण हैं, क्या उनके तरफ से ये गणना पहले नहीं की गई थी कि अगर 19% देते हैं तो क्या डीपीए की मुद्दा आ सकता है, हम कितने % तक बढ़ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 15, 16, 18, 20, 22, 19 जितना बढ़ सकते हैं? उनके पास ये लिस्ट नहीं था क्या? उन्हें ये जानकारी नहीं था कि हम इतना % बढ़ेंगे तो फिर डीपी गाइडलाइन का मुद्दा आएगा? क्या इन बातों को यूनियन के पास नहीं उठाया गया था? और क्या इनका कोई हल जवाब
सोच कर रखा गया था कि अगर हम 19% देते हैं या 18% देते हैं या 20% देते हैं, अगर कितना तक हम लास्ट बढ़ सकते हैं, उसके बाद हम नहीं बढ़ सकते हैं, क्यों नहीं बढ़ सकते हैं, या फिर उसमें किस कारण से बढ़ सकते हैं, इन सब की गणना पहले होनी चाहिए थी। कोल इंडिया में इतने अधिकारीगण है, इतने कर्मचारीगण है, इनकी गणना पहले होनी चाहिए कि 18% अगर हम देते हैं तो उसमें कितना क्या प्रॉब्लम हो सकती है, 19% देते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अगर 20% देते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, 15% देते हैं तो क्या हो सकती है, या कितना % तक हम दे सकते हैं। ये इन सभी सवालों के जवाब जो अब ढूंढा जा रहा है, ये जो अब प्रॉब्लम हो गई है, अगर इन सब सवालों के जवाब पहले उनके पास होते, वो कितना % तक लास्ट बढ़ चुके होते, मंत्रालय तब से पहले से मीटिंग तय हो चुकी कर लेते हैं कि हम लास्ट इतना तक बढ़ सकते हैं, या फिर अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। अगर इन सब बातों को पहले तय कर लिया जाता तो आज ये जो मुद्दा लटका हुआ है, ये अभी ऐसा ना होता। जो कोल कर्मचारी वेतन का वेट कर रहे हैं कि हमें 1 जुलाई 2021 का जो वेतन है अभी तक नहीं मिला है, उन्हें भी अभी काफी लंबा समय इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी इसमें रूल में बदलाव होंगे, कुछ छूट मिलेंगे, तो उसमें कितना समय लगेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। कम समय में भी हो सकता है, अधिक समय भी लग सकता है। खैर, जो भी अपडेट रहेगा वो तो मुझे जानकारी मिलेगी, मैं आपको देता रहूंगा। ये सारी खबर जो है मुझे न्यूज के माध्यम से भी मिली है, कुछ मैंने विजिट भी किया, कुछ न्यूज के माध्यम से मिली है, मैं एक पेपर में भी आया है, मैं पेपर का भी कट अभी आपको दिखाऊंगा। चलिए, खबर तो आप लोग समझे होंगे। तो जो चैनल पर नए हैं वो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करके सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगली जो खबर आने वाली है वो इस चैनल पर आएगी और आपको डिटेल्स में बताई जाएगी। आगे अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं सवालों की लिस्ट देके उस हिसाब से उनका जवाब देने का कोशिश करूंगा। चलिए, हम अब दूसरी खबर पे चलते हैं। दूसरी खबर अप्रेंटिस लड़कों के लिए है कि अप्रेंटिस लड़कों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो क्या करने से अप्रेंटिस लड़कों को रोजगार मिलेगा और क्यों नहीं मिल रहा है, कितना समय लग सकता है, मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, और क्या कुछ अब तक हुआ है, उसके सारे अपडेट अभी हम समझेंगे। चलिए, हम समझते हैं अपनी दूसरी खबर पे। तो चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं अपनी दूसरी खबर पे। दूसरी खबर में हम क्या समझेंगे कि अप्रेंटिस का मुद्दा समझेंगे। अप्रेंटिस का जो आप सबको पता है कि अप्रेंटिस की लड़ाई काफी लंबे समय से चल रही है, लगभग 2016-17 से अप्रेंटिस की लड़ाई चल रही है। जगह जगह पत्र दिया गया है, लेटर दिया गया है कि अप्रेंटिस को रोजगार से जोड़ने का कोई पहल करें, लेकिन कोल इंडिया की तरफ से किसी भी सब्सिडी में अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। इस एवज में बहुत बार धरना प्रदर्शन भी किया गया है, बहुत से अनिश्चितकालीन धरना भी चल रही है। लगभग आप देखेंगे पिछले 1-2 साल से ये धरना काफी तेज हो चुकी है। जगह जगह पे धरना किए जा रहे हैं, सब्सिडी वाइज धरना किए जा रहे हैं, आंदोलन किए जा रहे हैं। अभी भी कुछ जगहों पे आंदोलन चल रहे हैं, अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन फिर भी एक भी लड़कों को अभी तक रोजगार से नहीं जोड़ा गया। हर बहुत बार आंदोलन उठाए भी गए हैं, उसमें ये आश्वासन दिया गया है कि आपको रोजगार से जोड़ा जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। बस आंदोलन खत्म, फिर वो शांत हो जाते हैं। तो इस एवज में बहुत जगह आंदोलन भी चल रहे हैं, लेकिन क्या लड़कों को रोजगार मिला है? एक भी लड़कों को रोजगार नहीं मिला है। तो क्यों नहीं मिला है? लड़के जो लड़ाई चल रहे हैं, ये हर सब्सिडी वाइज अलग अलग स्ट्राइक हो रहे हैं। सबसे पहली बात तो उसमें क्या होती है, उनकी संख्या कम हो जा रही है। जहां संख्या अधिक नहीं दिखेगी, संख्या कम दिखेगी, तो मैनेजमेंट में प्रेशर ऐसे भी नहीं बनेगा। दूसरी बात क्या है, जो लीडरगण है, जो भी अप्रेंटिस लड़के हैं, आपस में मैंने वीडियो बनाया था, मैंने भी ये भी बताया था कि लड़के कमेंट कर रहे हैं कि एक साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं कि अलग अलग सब्सिडी वाइज जैसे आप हो रहा है वैसे चाहिए। तो 100% लड़कों ने ये कमेंट किया था कि नहीं, हमें एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए। अगर हम एक साथ मिलकर लड़ें, जितने भी यूनियन टीम लीडर, जो भी अध्यक्ष, जो भी है, सभी आपस में बैठ के वार्ता करें और एक साथ मिलकर लड़ें। जहां भी लड़ाई करना है, सब्सिडी वाइज करना हो, कोलकाता में करना हो, दिल्ली में करना हो, या जो भी आगे की रणनीति हो, आपस में बैठ के चर्चा करें, आपसी रंजिशों को भूल कर एक साथ बैठ के चर्चा करें क्या करना चाहिए। सभी अपनी अपनी बातों को वहां रखें, क्या समस्या आ सकती है, कहाँ करेंगे, तो क्या समस्या आ सकती है, कहाँ कर सकते हैं, कहाँ पे आंदोलन नहीं कर सकते हैं, क्या क्या है, सभी अपने अपने मतों को रखेंगे और जो एक मत बनेगा उस एवज पर कार्य किया जाएगा। तो आपको रोजगार से मिलने की कुछ उम्मीद रख रही है। नहीं तो इस तरह का सब्सिडी वाइज करते रहेंगे तो आप देख रहे हैं कि काफी लंबा लंबा धरना चल रहा है, लेकिन लड़कों को रोजगार नहीं दे रही है। मैनेजमेंट टच से मस नहीं हो रही है, मैनेजमेंट हम चुपचाप छोड़ दे रही है। अब आखिर मैनेजमेंट क्यों नहीं है? तो क्या सब्सिडी वाइज करने से सीएमडी, जो हर सब्सिडी के सीएमडी होते हैं, क्या वो नहीं चाहते देने के लिए? तो देखिए, पहली बात तो एक तो उनकी मंशा नहीं है। दूसरी बात, अगर वो आपके प्रेशर में दे भी तो उनपे प्रेशर बनता है, लेकिन ऊपर से उनके पास ये ऑर्डर आ जाता है कि आप नहीं देंगे, क्योंकि जो सीएमडी भी है वो भी कोल इंडिया के चेयरमैन और फिर कोयला मंत्री, इन सभी से आपस में वार्ता करने के बाद ही कोई डिसीजन लेते हैं। वो डायरेक्ट अपने पे डिसीजन नहीं लेते हैं। तो उन पे ऊपर से अगर प्रेशर आ जाता है, और आप लोगों ने देखा है कि बार बार सीएमडी सर का भी हर सब्सिडी में, अधिकांश सब्सिडी में कहना है, वो कहते हैं कि आप कोलकाता जाइए, दिल्ली जाइए, वहां से रूल बनाइए, एनआईटी में रूल बनाइए, या चेयरमैन के पास जाइए, वहां से रूल बनाइए। अगर वो देंगे, हमने लेटर फॉरवर्ड कर दिया है, वो नहीं दे रहे, वहां रुका हुआ है। अगर वो देते हैं तो हमें देने में कोई ऐतराज नहीं है। वो हर बार ये राग अड़ाते हैं। यानी मुद्दा क्या है
कि चेयरमैन सर नहीं दे रहे हैं इस मामले में, तो इस मामले में चेयरमैन पे प्रेशर बनाया जाए या सरकार पे प्रेशर बनाया जाए या यहाँ पे आंदोलन करना चाहिए। अगर ये रणनीति नहीं होगी तो इसी तरह बैठे रहेंगे धरने में और लड़कों को रोजगार नहीं मिलेगा। आप सब देख रहे हैं, सभी लड़कों को भी पता है, जितने भी टीम लीडर सब देख रहे हैं कि वो कितने परेशान है, कंटिन्यू आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन अब तो आंदोलन में आप देखेंगे कि लड़कों का भी बहुत संख्या में कम हो चुके हैं, क्योंकि बहुत से लड़के समझ जान रहे हैं कि अब आंदोलन में कुछ नहीं हो पा रहा है, सिर्फ टाइम जा रहा है, रोजगार हमें नहीं मिल रहा है। बहुत से लड़के जा भी रहे हैं, चलिए अच्छी बात है जो लड़के जा रहे हैं, लेकिन उनके समय का अगर सदुपयोग नहीं किया जाए, अगर अच्छी जगह आपस में मिलकर आपसी रंजिशों को नहीं तोड़कर एक साथ मिलकर आंदोलन नहीं किया जाए तो फिर रोजगार से अभी तो फिलहाल संभव नहीं है। हो सकता है कि 2023 के लास्ट या 2024 के फर्स्ट में कुछ संभव हो सके, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, तो हो सकता है कि चुनाव बोल के, इलेक्शन टाइम बोल के अलग अलग पार्टियां पे प्रेशर के कारण हो सकता है कि रोजगार से कुछ जोड़ने का काम किया जाए। लेकिन अभी फिलहाल आप बोले कि 2-4 महीना तक तो कोई उम्मीद नहीं दिख रही है कि हाँ उन्हें जोड़ा जाएगा, क्योंकि वह सिर्फ आश्वासन देते हैं। आप देखेंगे कि नेतागण भी आते हैं, भाषण देते हैं, मेरी पार्टी आपके साथ है, हम आपके साथ है, पूरा सहयोग है। कितने लड़कों को रोजगार मिला? एक भी लड़कों को रोजगार मिला क्या? कोई भी दिए हैं? किन्हीं भी पार्टी के नेता कोई भी आते हैं दिए हैं? कोई नहीं दे पाए, क्योंकि ऊपर से ही रूल नहीं बन रहा। तो ये सभी लीडरों को, टीम लीडर को जो भी है, सभी को आपस में मिलके बात करके एक साथ होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या होता है, अगर एक ये काम करे तो दूसरा उनके अपोजिट काम करता है। एक ये काम उत्तर जाते हैं, एक दक्षिण जाते हैं, एक पूर्व जाते हैं, एक पश्चिम जाते हैं। इस तरह से कभी नहीं होने वाला है। और जब तक आप लोग आपस में लड़ते रहेंगे, रोजगार मिलने से नहीं रहा, बहुत कम चांसेस होता है। अगर एक साथ रहेंगे तो एकता में बल होती है, एक साथ लड़ेंगे तो कुछ चांसेस बढ़ सकता है कि हमें रोजगार मिले, लेकिन ऐसा तो कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। मैं भी बार बार वीडियो के माध्यम से भी सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक साथ आपस में बैठ के वार्ता करें, जहां भी आपको मीटिंग करना है एक साथ बैठे, आपस में चर्चा करें क्या करना चाहिए। आपसी रंजिशों को भूल जाए। जहां पे 10 बर्तन रहते हैं वहां खटमट होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपस में सब दुश्मन होंगे, सभी अप्रेंटिस है। अगर सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो आपका भी नाम होगा और अप्रेंटिस को रोजगार मिलने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो तो लड़के भी यही कमेंट करते हैं कि हमें एक साथ मिलकर स्ट्राइक करना चाहिए, लेकिन अभी तक इस बात पे कोई पहल नहीं हुई और रोजगार नहीं मिली है। अब देखते हैं, फिर भी अगर सब्सिडी वाइज भी हो रहे हैं, अभी आप लोगों ने देख रहे हैं कि 2-3 सब्सिडी में भी स्ट्राइक चल भी रहे हैं, आंदोलन भी चल रहे हैं, कुछ यूनियन भी अलग अलग सब्सिडी में सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन रोजगार कब तक मिलती है इसका कहना कुछ अभी संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी रोजगार से एक भी लड़कों को जोड़ा नहीं गया है। इसी एवज में एक और हमारे कोल मंत्री प्रहलाद जोशी जी का एक बयान आया था हाल ही 2-4 दिन पहले। उन्होंने बताया था, उनसे एक सवाल पूछा गया था तो उन्होंने इसके जवाब में कहा था कि अभी जो कोल इंडिया में है वहां पे 2,40,630 अस्थायी कर्मचारी हैं उनके गणना के अनुसार। तो ये रिपोर्ट कब की है? तो ये 1 फरवरी 2023 तक के लिस्ट के अनुसार है। उन्होंने दिया था 4-5 दिन पहले बयान, लेकिन ये 1 फरवरी 2023 तक का रिपोर्ट बनाया कि 1 फरवरी 2023 को उनके पास जो रिपोर्ट आया उसके अनुसार उनके पास इतने अस्थायी कर्मचारी हैं 2,40,630 और 98,217 ऐसे कर्मचारी है जो ठेका कर्मी है। इसके साथ उन्होंने ये एवज दिया है कि उन सभी को एचपीसी रेट मिलता है। जो ठेका कर्मी है उन्हें एचपीसी रेट देता है। जो ठेका कर्मी को जो भर्ती है वो ठेकेदार ही करते हैं, लेकिन उन्हें जो मिलता है वो एचपीसी रेट देता है। अभी आप बताइए कि कितने ठेका कर्मियों को एचपीसी रेट मिलता है? आप जमीनी हकीकत पर जाके पता कीजिए, शायद ही किन्हीं को एचपीसी रेट मिलता हो। अधिकांश का पेमेंट कम होता है, 50% ही मिलता है, 60% मिलता है। बाकी किन्हीं कॉन्ट्रैक्टर के पास चल जाते हैं, ठेकेदार के पास चल जाते हैं। तो सारा पैसा कहाँ जा रहा है? ब्लैक में जा रहा है। सरकार से पैसा ले रही है, कोल इंडिया उन्हें पैसा दे रही है। तो आप ये पैसा जो ठेका कर्मी को दे रहे हैं, इस ठेका कर्मी में अगर कुछ अप्रेंटिस लड़के शामिल हो जाते हैं तो आपका क्या नुकसान है? आप ठेका कर्मी की संख्या बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे ठेकेदार बढ़ा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर दे रहे हैं, लीज पे दे रहे हैं, अलग अलग माइंस को लीज पे दे रहे हैं। अभी आप एक खबर भी है, आप देखिए कि बंद पड़ी लोयाबाद, सलानपुर व पीबी खदानों को होगी आउटसोर्सिंग के हवाले, इन्हें भी आउटसोर्सिंग के हवाले दिया जाएगा। तो ऐसा क्या है, आए दिन आपको खबर मिलती है कि ये ठेका कर्मी को दिया गया, यहाँ पे नीलामी की गई, एक और ब्लॉक की नीलामी की गई, यहाँ पे ये दिया गया। लेकिन अभी क्या है, तो इस जैसे ही ठेकेदार बढ़ रहे हैं तो आपको क्या है, ठेकेदार कर्मी के जो ठेकेदार के अंदर जो कर्मी है, जो वर्कर है, ठेका कर्मी है, इनकी भी संख्या बढ़ेगी तो ये रिक्वायरमेंट लेंगे ही। तो आप इसके बाद में आपने अभी तक कितने ले चुके हैं? 98,217 ले चुके हैं, ठीक है। अभी आप और लेंगे भी, तो अब तो आप कम से कम अप्रेंटिस लड़कों को इसमें जगह दीजिए। जो अप्रेंटिस लड़के हैं वो कहाँ जाएंगे? आपसे स्किल सीखे हैं और उन्हें काम भी अच्छा आता है, वो स्किल है, लेकिन कोल इंडिया देना क्यों नहीं जाती, इस मुद्दे पर भी चर्चा करते हैं। कोल इंडिया सीधा एचपीसी रेट देती है, वो बोलते हैं हम ठेकेदार को एचपीसी रेट देते हैं। लेकिन जब आप जमीनी हकीकत जाएंगे तो ठेका कर्मी को एचपीसी रेट बहुत
कम ही है जिन्हें मिलता होगा, लगभग 50-60% ही मिलता है। और काम भी उन्हें बहुत ज्यादा समय तक ले जाता है, कहीं कहीं तो पता चलता है 8 की जगह 12 घंटा काम ले जाता है और ओवर टाइम भी नहीं दिया जाता है। ऐसे भी बहुत जगह खदानों में देखा गया है। तो जमीनी हकीकत पे उन्हें एचपीसी रेट नहीं मिलता है। तो ये जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है, बीच का पैसा कहाँ जा रहा है? तो अब पिछली बात है कि कंपनी से ठेकेदार ले रहे हैं, कंपनी ने अपना पल्ला झाड़ लिया कि मैंने ठेकेदार को इतना पैसा दे दिया। अब उनके अंदर इतने वर्कर है, वो काम करा रहे हैं, अब वो उनके पैसा कितना दे रहे हैं वो इनका हिसाब नहीं रख रही है, वो बस बोल रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत बताइए, अगर वो जो ठेका कर्मी को पैसे दे रहे हैं वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में दे, अगर ठेकेदारी का लिस्ट उनके पास है तो इनका सबका अकाउंट होगा उनके पास। आप जो पेमेंट ठेकेदार को पेमेंट कर रहे हैं, किस ठेकेदार के अंदर कितने ठेका कर्मी है आपको पता है, किनका कितना हाजिर पता है आपको, तो आप जो ठेका कर्मी के हाथ में पैसा दे रहे हैं आप सीधा उनके अकाउंट में डाले पैसा। तो क्या ऐसा उसमें क्या होगा कि कुछ ठेका कर्मी, अधिकांश ठेका कर्मी को उनका एचपीसी रेट मिल पाएगा। साथ ही साथ आपके पास इतने ठेका कर्मी हैं, आप उसमें और बढ़ाएंगे तो उनके जगह पे आप अप्रेंटिस को क्यों नहीं लेते हैं? तो इन्हें कोल इंडिया को भी पता है, मैनेजमेंट पता है कि अप्रेंटिस लड़के पढ़े लिखे हैं, ये गलत नहीं होने देंगे। ये जहां जाएंगे वहां पे अगर गलत होगा तो ये विरोध करेंगे। और इनके पास जो ठेका कर्मी है वो ज्यादातर कम पढ़े लिखे हैं या ना पढ़े लिखे हैं, तो उन्हें ये अपनी मनमानी के हिसाब से काम करवाएंगे, जैसे मन तैसे काम करवाएंगे, जैसे कम पैसे देके काम करवाते हैं। लेकिन अगर अप्रेंटिस लड़के जाएंगे तो ये इनकी मनमानी को नहीं चलने देंगे, इनके गलत तरीकों का विरोध करेंगे। ये सोच के ये अप्रेंटिस लड़कों को लेते नहीं है। नहीं तो ये ठेका कर्मी जो लड़कों को ले ही रहे हैं तो आप अप्रेंटिस लड़कों को ले सकते थे, लेकिन ये इस एवज से नहीं लेते हैं। ये चाहते हैं कि नहीं, हम उन्हें लेंगे तो ये हमारा विरोध करेंगे, ये हमारे गलत तरीकों को कमाई को रोकेंगे, जो भी दिक्कत होगा ये समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसलिए अप्रेंटिस लड़कों को नहीं ले सकते हैं। लेकिन कोल इंडिया जब अगर बोल रही है कि हम एचपीसी रेट देते हैं, ठेका कर्मी है वो एक्सेप्ट करे कि मेरे अंदर इतना ठेका कर्मी है, हम उन्हें एचपीसी रेट दे रहे हैं, तो आप अप्रेंटिस को क्यों नहीं लेते हैं? सरकार को भी सोचना चाहिए कि हमारे टीम प्रधान बना ले कि जो ठेकेदार के पास जाते हैं आप 10%, 15%, 20% फिक्स कर दीजिए कि जितने भी ठेकेदार हैं वो उसमें जितने भी वर्कर लेंगे उसमें 20% अप्रेंटिस लड़कों को ले लेंगे, तो अप्रेंटिस लड़कों को भी धीरे धीरे रोजगार मिलेगा, तो उनका ही भला होगा। क्योंकि आपने स्किल की तरफ से लड़कों को अप्रेंटिस की ट्रेनिंग दी है लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। तो उम्मीद है कि आंदोलन चल रहा है और इलेक्शन का समय है, हो सकता है कि कुछ बात बने, लेकिन आंदोलन अगर एक साथ मिलकर किया जाए तो आंदोलन में दम दिखेगा और हो सकता है कि रोजगार से जल्दी जोड़ा जाए। अन्यथा ऐसे आंदोलन काफी लंबे समय से चल रहा है और रोजगार नहीं मिल रहा है, लड़कों को सिर्फ निराशा हाथ लग रही है, धीरे धीरे लड़के मायूस होते जा रहे हैं, उनमें अब उतना उत्तेजना या उस तरह के तेजी नहीं देखी जा रही है कि हाँ वो आंदोलन में पहुंचे, उतना वो जोश नहीं है जो फर्स्ट बार जैसे आंदोलन हुआ था काफी लड़के जाते थे। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि हर जगह लड़के घट रहे, नहीं जा रहे हैं, यानी अब वो मतलब खुद से सोच चुके हैं कि हमें रोजगार नहीं मिल पा रहा है और हम नहीं जा पा रहे हैं। बहुत से लड़के के साथ मजबूरी भी है, बहुत से लड़के जा भी रहे हैं और बहुत से लड़के नहीं भी जा रहे हैं, तो ये सब समस्या आ रही है। अब आते हैं कि कोल इंडिया में एक खबर और है कोल इंडिया कर्मचारियों के लिए। तो कोल इंडिया में क्या हो चुका है, यह अच्छी खबर है कि 2 तारीख तक पैसा मिलेगा, यानी अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल महीने से ये नियम लागू हो जाएगा कि 2 अप्रैल से यानी हर मंथ कोल इंडिया के जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें 2 तारीख को पेमेंट मिल जाएगा। ऐसे पहले क्या होता था, कभी 1 तारीख को, कभी 2, 10, 5 डिले भी होके 10, 12, 15, 18, 19 तक भी चले जाते थे पेमेंट मिलने में। लेकिन अब एक रूल बन गया है कि हर महीने की 2 तारीख को उन्हें पेमेंट मिलेगा। 2 तारीख को पेमेंट मिलने का मतलब साफ है कि उनका अटेंडेंस अपडेट करना चाहिए ताकि फास्ट पेमेंट हो, नहीं तो उनका अटेंडेंस बनाने में, हाजिर स्लिप बनाने में लंबा समय लग जाता है और पेमेंट मिलने में 10 तारीख, 12 तारीख, 15 तारीख तक चले जाते हैं। लेकिन एक अच्छी खबर है कोल इंडिया कर्मचारी के लिए कि जितने भी कोल कर्मी है सभी को 2 तारीख तक पेमेंट मिल जाएगा। तो पेमेंट मिलने के लिए क्या है, तो अप्रैल 2023 से यह नई व्यवस्था लागू हो जाएगी, यानी अगले मंथ से यह आप लोगों को 2 तारीख से मिलेगा, ये लागू हो जाएगी। तो किसके माध्यम से मिलेगा, तो सैप एक व्यवस्था है, सैप के माध्यम से आप सभी को पेमेंट मिलेगा। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको जो प्रतिदिन की हाजिरी है उसे अपडेट करना अनिवार्य है, यानी जहां भी आप हाजिरी बना रहे हैं वो डेली ऑनलाइन के माध्यम से या सैप के माध्यम से वो डेली अपडेट रहेगा, ताकि आपका पेमेंट कंटिन्यू दिखते जाएगा और फटाक से वो पेमेंट बना के आपको 2 तारीख को पेमेंट दे देंगे। इसीलिए सैप के माध्यम से किया जाएगा। तो कोल कर्मियों के लिए एक अच्छी बात है कि आपको समय पे 2 तारीख को पेमेंट मिल जाएगा, जो ना विलंब होता था मिल जाता है। लेकिन जो एमजीबी की बात है वो अभी काफी लंबा समय चलेगा। साथ ही साथ एक खबर और लेते हैं कि आप देख रहे हैं आए दिन खबर आ रही है कि कहीं ना कहीं रिश्वत लेते पकड़े जा रहे हैं, भ्रष्टाचार। अभी एक हाल ही में आया है कि विशेषण में है क्वार्टर पे जो एनओसी है उसके लिए विशेषण कर्मी को गिरफ्तार किया गया है। किन्होंने गिरफ्तार किया है तो सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार किया है। उन्हें जानकारी मिली, उन्होंने अपना एक जाल बिछाया और उन्हें रंगे हाथों 25,000 रुपए का घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। एनओसी के माध्यम से क्वार्टर में एनओसी दिलाने के कारण उनसे 25,000 रुपए का घूस लिया जा रहा था। उन्होंने सीबीआई में रिपोर्ट किया, सीबीआई ने उसकी जांच पड़ताल की, उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया है, उन्हें गिरफ्तारी की गई है।
तो भ्रष्टाचार भी काफी कुछ देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं है। अधिकांश संख्या में मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये भी बताया था कि लगभग 530 ट्रक झारखंड से निकल रहे हैं। कितना ब्लैक में कोयला जा रहा है, 150 करोड़ का राजस्व हर महीना लॉस हो रहा है, 150 करोड़ का घाटा हो रहा है। तो ये सब पैसा पानी में जा रहा है, लेकिन इन पे किसी का ध्यान नहीं जाता है। ना तो यहाँ पे कोई मंत्री आते हैं, ना कोई नेता आते हैं, ना चेयरमैन आते हैं, ना सीएमडी सर आते हैं, कोई नहीं आते हैं, किस पे ध्यान नहीं जा रहा। थोड़ी बहुत की छापामारी होती है, पकड़ी जाती है, बहुत है। लेकिन बात जब अप्रेंटिस की नौकरी देने की बात होती है तो सब आ जाते हैं, सबको लगता है कि नहीं हम इन्हें नहीं देंगे, इन्हें पैसा देंगे, ये पैसा ज्यादा चला जाएगा, बर्बाद चला जाएगा। वो काम करके देंगे, आपका पैसा बर्बाद चला जाएगा और यहाँ पे आपकी फ्री में इतने पैसे की लूट हो जा रही है, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे ही पैसे जा रहे हैं। तो आप जो भी कर रहे हैं ठीक है लेकिन कोल इंडिया मैनेजमेंट को कम से कम अप्रेंटिस को रोजगार देना चाहिए। और अप्रेंटिस लड़कों से भी कहना है कि आप सभी एक साथ मिलकर सिर्फ करें, सिर्फ बोलने से कमेंट करने से नहीं होगा। आप एक साथ जब तक नहीं आएंगे, जो लड़के जिस टीम लीडर के संपर्क में हैं, आप अपने टीम लीडर को समझाएं कि एक साथ मिलकर आंदोलन कीजिए, इस तरह करने से नहीं होंगे। कुछ लड़के बलगराएंगे भी, लेकिन आप समझाएं कि एक साथ मिलकर कीजिए, आपसी रंजिशों को भूल जाइए, जो भी दुश्मनी है, जो भी बातें हैं वो भूले, एक साथ मिलकर आंदोलन करें, तभी रोजगार मिलने की कुछ संभावना है। अन्यथा ऐसे ही स्ट्राइक होते रहेगी, नेता आते रहेंगे, भाषण देते जाएंगे, आपका समय बर्बाद होते जाएगा और काफी लंबा आंदोलन चलने की उम्मीद है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द रोजगार से जोड़ा जाए। आगे जो भी अप्रेंटिस के बारे में न्यूज हो, कोल इंडिया के बारे में न्यूज हो, या फिर एमजीबी के बारे में जो न्यूज आएगी, मैं समय समय पर आप लोगों को देता रहूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि सबके पास जानकारी पहुंचे। जितने अप्रेंटिस लड़के हैं, चाहे कोल इंडिया के कर्मचारी है, सबको जानकारी मिलना चाहिए और आगे जो भी अपडेट आएगा मैं समय समय पर आपको देता रहूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।